नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में, अमेरिकियों की ऐसी कौन सी नस दब गई जो तुरंत बोले सऊदी वालों को कि तुरंत इंडिया से बात करो, बस 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 हो गया। भारत और पाकिस्तान को अमेरिका आपकी ये जरूरत ना हो कि एक साथ नाम लेकर के आप बराबर कर दे। वैदिक काल में नॉलेज ट्रांसफर क्या होता था? नॉलेज ट्रांसफर बुक्स के थ्रू नहीं होता था, श्रुति आधारित सुनाया जाता। हमने एक वॉर में जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हमने गोले भी चांदी के फेंके साहब, वो लोग पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है, गोले कोई चांदी के फेंकता है। मुझे मन किया कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी जुटाऊं। 1.5 दिन की पढ़ाई में मैंने अपने NISF का एग्जाम पास किया। जैसे हम लोग जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकलते हैं तो ये सिखाया जाता है, ऑब्जेक्टिविटी सीखो, प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बीटिंग अराउंड बुश मत करो, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप नेता नहीं। ट्रंप ने 14 बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर। हम इस बार से क्यों प्रभावित होते हैं भाई? क्या हमें हमारी सेना पर विश्वास है? We are privileged to have with us an extraordinary personality, Mr. Ranjit Awasthi. शुरू करके सबसे पहले सबके दिल की धड़कन में बसा ऑपरेशन सिंदूर, जो आम आदमी से लेके बिजनेसमैन से लेके शेयरक्राफ्ट से लेके सबको बहुत इफेक्ट किया था। कहीं पे ब्लैकआउट हो चुका था, कई लोगों की जान गई थी। तो उस पर हम लोग आज से जानना चाहते हैं कि सीज फायर हुआ वो राइट टाइम पे हुआ या नहीं हुआ। अगर आप PM की जगह होते तो आप समय सीज फायर करते या नहीं करते, और उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा। और आफ्टर सीज फायर कई बार अगर वो बोलते थे कि स्टॉप पॉज बटन, तो ये कंटिन्यूड होने की क्या चांस है, क्योंकि ये हम सब आम आदमी से रिलेटेड है और इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसके आप थोड़ा इसी तरह से बताएं तो ठीक है। थैंक यू सो मच सर। तो सभी को नमस्कार। सबसे पहले गणेश जी को याद करते हुए माता सरस्वती को प्रणाम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो इतनी इंटेलिजेंट ऑडियंस जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी मेहरबान है और वो मुझे सुनने के लिए अगर हाजिर है तो ये माँ सरस्वती का ही प्रताप है। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को याद करते हुए इस डायस से मैं आगे बढ़ता हूँ। जो सम्मान आप लोगों ने जिस भी भाव में, कई चेहरे जो मुझ तक नहीं पहुंच पाए लेकिन चेहरे पे स्माइल की, कुछ लोग जो दूर से देख करके अपने प्यार को, अभी भी कुछ चेहरे जो अभी स्माइल करके मुझे देख रहे हैं, ये आपके हृदय की भावनाएं हैं जो हमें बहुत ताकत देती हैं। विशेष रूप से उन सभी लोगों को जिन्हें लगता है कि उन्हें लोग सुनते हैं लेकिन कभी वो उनसे मिल नहीं पाते, तो उनके संचार के तरीके हैं, उनके चेहरे पर आई स्माइल, उनके हाथ से बजी तालियां, उनके वो जेस्चर्स जिसमें वो आंखों से ही कह रहे होते हैं कि हाँ हमने तुम्हें सुन लिया है, हाँ हम तुम जो कह रहे हो उससे थोड़ा वास्ता रखते हैं। तो मैं आप सभी का यहाँ से मंच से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद पहले ही प्रेषित कर देता हूँ कि आप हैं तो मैं हूं, और आप सबकी इस ताकत ने मुझे कैमरे के सामने खड़ा होकर बोलने की ताकत दी है। तो आप सभी को बहुत सारा प्रणाम। यहां आते आते एक कनेक्शन और विकसित हो गया था। डॉक्टर साहब राजस्थान से हैं, जिनसे मैं मुखातिब हुआ हूं वो नेटिव सब लोग राजस्थान से हैं, मैं राजस्थान से हूं। मैं भारत की बात करता हूं लेकिन जब कोई व्यक्ति घर से होता है तो आपको दूर आकर के भी लगता है कि आप घर के अंदर ही टहल रहे थे, घर के एक कोने से दूसरे कोने तक आ गए हैं। तो मैं जैन परिवार का भी इस बात के लिए बहुत अभिनंदन, स्वागत, सम्मान, सत्कार करता हूं जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया जिस समय पर लोग मनोरंजन के ऊपर समय खर्च करना प्रिफर कर रहे हो, फालतू की डिबेट्स में व्यर्थ समय कर रहे हो, आज आपने वेल्थ के लिए जो सबसे जरूरी कदम है, सूचना का सही होना और सूचना को सही से समझना, उस पर आपने समय खर्च किया है। तो जैन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो मंच मिला YouTube पर, वैसे मैं IIT कानपुर से पढ़ा हुआ हूं, सिविल सर्विसेज में कुछ समय बिताने का मौका मुझे मिला। बहुत सारे IITians मैंने बनाए, बाद में सिविल सर्वेंट्स मैंने बनाए से मतलब मेहनत उनकी थी, मार्गदर्शन कुछ हद तक मेरा था। मैंने एकेडमिक्स को यानी टीचिंग को अपने कैरियर के रूप में शुरुआत में चुना जब मुझे यह समझ में आया
कि अभी मैं किसी संस्थागत तरीके से कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स में एनरोल लोगों तक ही अपनी बात पहुंचा रहा हूं, और जिज्ञासा ये व्यक्त हुई खुद से कि ये बात अगर बहुत लोगों तक पहुंचे जो मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूं, उससे YouTube पर आने की प्रेरणा आई। क्योंकि YouTube ने वो बैरियर खत्म कर दिया कि अंकित अवस्थी आप केवल एस्पिरेंट्स के लिए ही ज्ञान देंगे, आप ये ज्ञान समस्त भारतीयों को भी दें। तो मैंने उसको मंच माना, और आज जो लोग भी मुझे सुन पाए हैं वो संभवतः इसी वजह से, क्योंकि मुझे वो ऑडियंस अपनी स्टूडेंट सी लगी। अब ये बात बोलने में थोड़ा अभिमान होने लगता है, आप में से कई लोग मुझसे उम्र में सीनियर हैं। जब मैं ये बोलता हूं कि आप मुझे स्टूडेंट लगे, तो मैं स्टूडेंट का तात्पर्य भी बता दूं। कहते हैं कि अरस्तु और सुकरात के बीच में एक बार कन्वर्सेशन चल रहा था। उस समय पर शिष्य गुरु से पूछता है कि आप अब जाने वाले हैं, मुझे कोई ज्ञान दे जाए। तो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा ज्ञान जाते जाते यही हुआ कि मुझे कोई ज्ञान नहीं। और ऐसे में जब कोई व्यक्ति ये मानने पर तैयार हो जाए कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, सही मायने में ज्ञान प्राप्ति का वो पहला नियम शुरू कर चुका। तो मैं आप सभी का फिर से, आज आप मेरे सामने बैठे हैं, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे एनर्जाइज कर रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए चलना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जो मुद्दा था मैं वहां पर पहुंचता हूं। इस बीच में आप लोगों को कभी भी किसी बात पर ऐसा लगे कि अंकित आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, तो चूंकि इस सेशन का नाम ही फायर साइड चैट है, तो मैं तो ये मानता हूं कि आप खड़े होकर हैंड रेज कर दें कि मेरा ये मत है, आप इसे या तो डिफेंड करें, हम डिबेट नहीं करेंगे, कंक्लूड करेंगे। हो सकता है कि मेरा कुछ एंगल आपके काम का हो या आपकी साइड मेरे काम, ठीक है। चूंकि देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चित विषय है ऑपरेशन सिंदूर, तात्कालिक विषय है, इसलिए हम उसे चुन रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से भारत की व्याख्या नहीं की जा सकती। भारत ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। लेकिन आपका मिजाज क्या है ये बताने के लिए आज के इंसिडेंट को आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। देश का मिजाज क्या है ये समझने के लिए हम कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। जब मिजाज की बात होती है तो ये बिल्कुल वैसे है जब घर के अंदर हमारी माताजी खाना रेसिपी के रूप में तैयार कर रही होती हैं, और उनके मन में हल्का सा भी ये भाव होता है कि ये हाफ कुक तो नहीं रह गया, ये टेस्टी बना है कि नहीं बना है। वो शायद उसमें से चखने का प्रयास करती हैं, मसाले को टिप पे लेके टेस्ट करती हैं कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देश के मिजाज में आज की ये चर्चा कुछ वैसी है। अभी जब मैं गेट से एंट्री कर रहा था तो विष्णु कुमार फोगला जी से मेरी मुलाकात हुई, और एक केमिकल का काम करने वाले श्रीमान हैं, आप, मैं नाम मिस कर गया हूं, मेरा कार्ड भी मिस हो गया है, उनसे मुलाकात हुई। और उन्होंने ये एक सवाल किया, और वो सवाल था कि अंकित आज जो देश में हो रहा है भविष्य को लेके क्या सोचते हो। मैंने जो उन्हें आंसर दिया, पहले मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। मैंने कहा कि सर अब देश उस स्थिति में पहुंच गया है जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को हर दिन ये कहा जाए कि तुम बहुत फैल गए हो, जिम जाओ, दौड़ो, भागो, फिट हो जाओ। मोटिवेशन भरपूर दे दिया है, अब बस मुझे जरूरत है कि मैं काम कर लूं। अब तक ये हो रहा था कि मैं खाए जा रहा था और मुझे कोई टोक नहीं रहा था, अब मुझे टोका जा रहा है कि सुनो, तुमने बहुत अमेरिका देख लिया, तुमने बहुत यूरोप की तरफ देख लिया, बहुत चाइना की तरफ देख लिया। आज के भारत में जो ऑडियंस है, हम सब ऑडियंस हैं। मैं मंच पर हूं, मुझे ये ना समझे कि मैं वक्ता हूं, हम सब किसी ना किसी तरह से सुन ही रहे हैं। लेकिन उन सबको ये मैसेज है कि हमने दुनिया को देख लिया, अब अपना समय है, हम मोटिवेटेड इनफ हो चुके हैं समस्त भारतीय। और संभवतया इस समय की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे चैनल का नाम बना अंकित इंस्पायर्स इंडिया, कि मैं इंडिया को अपने लहजे में इंस्पायर करने का प्रयास कर रहा था। मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा कर भी पाऊं कि इंडिया जैसे विराट स्वरूप को इतना सा चींटी जैसा व्यक्ति कुछ असर पहुंचा पाए, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ योगदान होगा। जब राम जी रावण को परास्त करने के लिए राम सेतु के लिए निकले, तो गिलहरी ने आकर के सबसे पहला अपना कंट्रीब्यूशन पूछा कि मैं आपका क्या योगदान कर सकती हूँ, इतना विराट काम करने आप जा रहे हैं। तो भगवान राम ने जो गिलहरी के प्रति भाव रखा, तो मैं अपने आप को भारत निर्माण में गिलहरी के रूप में देखता हूं और मानता हूं कि ईश्वर मेरे साथ में है और वो मुझे भारत के इस निर्माण में शायद कोई दिशा दिखा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर इग्नाइटेड हैं, हम उस स्थिति में हैं कि अब संसाधन हम तक पहुंच जाए, हम लोग उस स्थिति में हैं कि टेक्नोलॉजी हम तक पहुंच जाए,
हम तैयार हो चुके हैं। तो शुरुआत इससे कि भारत किस स्थिति में है, तो हम सब राष्ट्र भाव से प्रेरित हैं, हम सब राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं, हम सब के अंदर देश के प्रति भाव इस समय इग्नाइट है कि हाँ, हम इंडिया को किसी भी मंच पर, चाहे दुनिया में बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं हमसे ऊपर हो या हमसे नीचे की बहुत छोटी अर्थव्यवस्थाएं हो, हमें किसी भी तरह से ट्रीट करें तो सम्मान से। भारत संस्कारों में इसी तरह से बना है कि प्यार से मांगोगे तो जान दे देंगे। वो संस्कार हमारे साथ देश के लिए भी लागू होते हैं कि भारत और पाकिस्तान को अमेरिका आपकी ये जरूरत ना हो कि एक साथ नाम लेकर के आप बराबर कर दे। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, उसके बाद जो ट्रंप की बात हम सबको आहत की, वो ये थी कि आपने हम दोनों का नाम साथ कैसे लिया। ये वैसे ही है कि मेरे दो बेटे हैं, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम। राम और श्याम दोनों अच्छे हैं। राम इस बात से नाराज हो गया कि मैं राम हूं, श्याम से मैं एक्स वाई जेड टाइम्स अच्छा हूं। आप साथ में ये बोलो कि मेरे दो बेटे हैं, राम बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसे था। भारत का जो भाव निकल कर आया, मुझे शुरुआत में जो प्रश्न दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं और उसके समय पर भारत को कैसे देखते हैं, यह बहुत बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था, जिसको बार बार ट्रंप लगभग आज का जब हम ये सेशन कर रहे हैं 14वीं बार कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। समझना यह ज्यादा जरूरी है कि वो इस लाइन से पहले एक लाइन और बोलते हैं कि हमने न्यूक्लियर कैपेबल देशों के बीच सीज फायर करवाया। अर्थात ये बात जानते हुए हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने कि सामने वाले के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। जिस ट्रंप के मन में ईरान के प्रति इतना डर हो कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, उसको वो इतना बुरी तरह पिटवा रहा है कि वो बना लेगा तो क्या होगा। आप विचार करने देखिए क्या है कि हम कई बार राजनीति के भाव से प्रेरित होकर के कि हमारा कुछ बोलना कौन से राजनीतिक पक्ष को सबल करेगा, हम आजकल की जो ऑडियंस है वो बोलने से पहले ठहर जाती कि पता नहीं मेरा ये स्टैंड एक्स पार्टी की तरफ है कि वाई की तरफ है कि जेड की तरफ। बस समस्त भारतीय जो राष्ट्र भाव में है वो ये समझे कि देश प्रेम पार्टी से ऊपर होता है। वाह, बहुत से राजनीतिक दल जिस समय शुरू हुए थे तब उनके पास नेशनलिस्ट पार्टी का या नेशनल पार्टी का खिताब नहीं था, और आज भी जो दल हैं अगर वो वैसे ही राजनीति करते रहे तो हो सकता है कि उन्हें भविष्य में भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ना रहे। हमारा आपका सबका मनता के देश प्रेम होना चाहिए, जिसे मैं एक एग्जांपल से रेफरेंस में लेता हूं और फिर वापस लौटूंगा। जिस तरह बॉम्बे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही इजराइल की कैपिटल तेल अवीव में तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, जिसे टेस कहते हैं, वो है। एक मिसाइल टेस की बिल्डिंग के नीचे जाकर फटती है। भारत में एक आतंकी हमला हो तो हम आतंकी हमले के बाद में ट्रेडर्स, जो एक्टिव ट्रेडर्स भी हैं, वो न्यूज पर फोकस करने बैठ जाते हैं, ट्रेड छोड़ देते हैं कि यार हो क्या गया, पहले मैं उस तरफ देखता हूं, बाद में बात करूं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि उसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ, सारे इजरायली एक हुए और उन्होंने टेस को 52 वीक के हाई पर पहुंचा के, प्रमाइसेस हिल रहा है और वो लोग बाजार हिला। उन्होंने कहा ये तो गोल्डन डे है, हम बाजार को उस ऊंचाई तक लेकर जाए। मैं फिर से आता हूं अपनी बात पर कि भारत ने इस समय जो इच्छा शक्ति दिखाई वो क्या थी कि जिस अमेरिका ने ईरान को इसलिए निशाना बनाया कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लोगे, हालांकि वो खुद सामने आकर नहीं कह रहा है कि मैं निशाना बना रहा हूं, लेकिन बिना उसकी फितरत चाहत के कुछ होता नहीं। अगर कोई भी प्रयास इजराइल के ऊपर पिछले कई सालों से इस डर से चले आ रहे हैं कि ये बम बना लेगा, विचार करिए, उससे ज्यादा नोटोरियस, उससे ज्यादा आतंकी, उससे ज्यादा सैंक्शन्ड कंट्री पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे बराबर है, हमसे कहीं ज्यादा भी कोट कर ही देता है, जिसको चीन का इतना साथ है, और हम उसे गोला मारने से पहले सोच भी नहीं है कि ये है डर। वाह, ये है आज का भारत। विचार करिए और इस गहराई को फील करिए। दुनिया में जो इस समय घटित हो रहा है उसे महसूस करिए। हम भले ही ये कहें, क्योंकि बहुत से मंचों पर आपको एक तथ्य कहने को मिलता है
कि इजराइल ने तो उनके वो लोग मार दिए जो कमांडर थे, सैन्य कमांडर थे। इजराइल ने ईरान के उन लोगों को निशाना बनाया जिन्हें वो हिट लिस्ट में मानता था। आपने किन्हें निशाना बनाया? तो मैं तो केवल ये कहता हूं कि हमारे देश ने आजादी के बाद पहली बार, संभवतया पहली बार, जब युद्ध नहीं था उस समय बॉर्डर क्रॉस करके 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अंदर जाके मारा, और इतना सटीक मारा कि कोई दुनिया का देश ये क्लेम करने को तैयार नहीं हुआ कि हमने सिविलियन मारा। ये काबिलियत। और जब आप इस काबिलियत को किसी दूसरे के रेफरेंस में देखना शुरू करते हैं, जैसे अमेरिका ने आपको यह धमका दिया कि साहब अमेरिका कह रहा है इंडिया से कि आप रुक जाइए, आपको मैं रोक रहा हूं। हे अमेरिका, गिरेबान में झांको। हे डोनाल्ड ट्रंप, आपसे निवेदन है कि आप झांकें। आप में छपास की बीमारी बहुत तेज है। बाय द वे, जो नहीं जानते, छपास कहते हैं, आप जानते हैं, राजस्थान से अगर थोड़ा ताल्लुक रखते हैं, अपने का जिनमें बहुत ज्यादा क्रेज हो कि मुझे मीडिया कवर करे, मुझे अखबार कवर करे, मुझे हर जगह पोस्टर पर सब जगह देखा जाए, इसे छपास कहते हैं। रोग के रूप में जाना जाता है। कई बार कुछ लोग तस्वीरों में, आप में से भी कई मित्र ऐसे होते होंगे कि जब 4 लोग फोटो खिंचा रहे हों, वो गर्दन निकाल के यूं खड़े हो जाते हैं, वो छपास प्रेमी कहलाते हैं। ट्रंप उनमें से एक है। थोड़ा इतिहास में बता देता हूं ताकि आप इस बात को वर्तमान कंटेक्स्ट से जोड़कर, और अपने तो मान्यता है कि वृद्ध व्यक्ति बच्चे के तरह होता है, तो हम उन्हें वृद्ध की तरह इज्जत देते हुए ट्रंप जी कहें तो भी दिक्कत नहीं है। हम उन्हें रेस्पेक्ट इस बात का दे रहे हैं कि आपने शुरू किया था अमेरिका में रियलिटी, जो आज आप बिग बॉस जैसी चीजें देखते हैं। अमेरिका में बिग बॉस जैसा धारावाहिक शुरू करने वाला ये व्यक्ति था। ये असल मायने में एक न्यूज एंकर ही था। इसे टीआरपी पता है, इसे मीडिया अटेंशन ग्रैब करना आता है, नैरेटिव को कंट्रोल करना आता है। विचार करिए, जब से ये व्यक्ति चुनाव में सेकंड टाइम खड़ा हुआ, नेशनल मीडिया ने हमारे देश की न्यूज को ट्रंप से कम ही कवर किया। हमारी न्यूज में, हमारे सबके सेशंस में ट्रंप हेडलाइन किसी ना किसी कारण से, पहले मैं ट्रेड टैरिफ शुरू करूंगा, फिर हटाऊंगा, अब चीन पर लगाऊंगा, अब हटाऊंगा, अब प्रधानमंत्री मोदी से ऐसे बोलूंगा, अब जेलेंस्की को झाड़ूंगा, अब पुतिन को फोन करूंगा, अब कोरिया की तारीफ करूंगा। पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा दोस्त है। उस व्यक्ति को यह पता है कि जैसे आप और मैं, मेरे बारे में शायद अब तक ये समझ रहे हैं कि एक यूट्यूबर आदमी खड़ा है जो बकर बकर कहे जा रहा है, सर ने बुलाया है, खाना साथ में बोला है, तो चलो ठीक है, सुन लेते हैं इस आदमी को। लेकिन आप समझिए कि उस आदमी ने ना यूट्यूब जैसा खुद का एक मंच बना लिया है, जैसे ट्रुथ नाम दिया जाता है, जैसे ट्विटर है, ऐसे ही उस व्यक्ति ने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया, खुद की क्रिप्टो बना ली है। आज बिटकॉइन के बारे में हम जो ये सोचते हैं कि लाख से ऊपर चला गया, $1,00,000 से ऊपर चल रहा है, उसको ये समझ में आया कि पहले पर्सनल ब्रांडिंग करो, खुद का सोशल मीडिया बनाओ और खुद की करेंसी ले आओ। मतलब उसको लगता है कि साइंटिस्ट ने कॉन में जाके कह दिया कि आप अगले रावण हैं, आप अमर रहेंगे। शायद उसके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे उसके अंदर ही गलतफहमी भी आ गई कि मैं तो मरने वाला ही नहीं हूं, मैं धन संग्रह कर लेता हूं, मैं फेम संग्रह कर लेता हूं, बाद में जाकर के इसी को एंजॉय करूंगा। वो इस पागलपन के साथ, आप में से बहुत सारे लिसनर्स मेरी अज्ञानता पर मनी मन हंस रहे होंगे कि यार ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में ऐसे बोल रहा है। देखिए साहब, जब ये बीमारी आती है ना, अक्सर हम में से 2 तरह के लोग तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ये मानने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये जो बीमार आदमी है, और कुछ लोग ये कि हम बीमार हैं। आप कभी बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। या तो आप खुद को कमतर आंकना शुरू करते हैं या सामने वाले को लार्जर देन लाइफ। वो व्यक्ति एहसास यही करा रहा है कि मैं लार्जर देन लाइफ हूं, मेरे जैसे व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं। हम वापस भारत पर ही लौटते हैं क्योंकि नजरिया हमने उसके द्वारा थोपा हुआ अपने ऊपर लगा लिया। हम भारतवासियों में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो आत्मविश्वास बढ़ाने की है। हम इस बात से क्यों प्रभावित होते हैं कि ट्रंप ने कहा कि मैंने 14 बार सीज फायर, 14 बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर। हम इस बात से क्यों प्रभावित होते हैं भाई? क्या हमें हमारी सेना पर विश्वास नहीं है? आपके मत से वर्तमान सरकारें बनी हैं और सरकारें आएंगी जाएंगी, अटल जी का बहुत अटल सत्य है। आज ये सरकार है, कल कोई और सरकार होगी। सेना को तो इस चश्मे से मत देखिए। हमारे डीजीएमओ निकलकर कह रहे हैं कि हमें कॉल रिसीव हुआ था, और आप क्या कह रहे हैं?
ट्रंप ने कहा था कि भैया मान जाओ, नहीं तो मैं बहुत बुरा तुमको ट्रेड में नुकसान पहुंचा दूंगा। इतना कम आत्मविश्वास। आपको पता है हमारे आत्मविश्वास के कम होने की ऐतिहासिकता क्या है? मैं आपको थोड़ा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में लेकर चलता हूं। ऐतिहासिकता कुछ यूं है, हम लोग ना वैदिक संस्कृति के लोग हैं। वैदिक संस्कृति क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूं, क्योंकि देश में बहुत तरह के विवाद हैं वेदों को लेकर के, पोस्ट वेद को लेके, मनुवाद को लेके, कास्टिज्म को लेके, तमाम प्रकार की बातें। कभी डिटेल में आप कहिएगा तो मैं एक एक टाइटल पर, क्योंकि मेरे अंदर का टीचर जाग जाता है, मैं उन सब विषयों पर भी विस्तार से चर्चा के लिए तैयार रहता हूं। फिलहाल के लिए कितना समझिए, वैदिक काल में नॉलेज ट्रांसफर क्या होता था? नॉलेज ट्रांसफर बुक्स के थ्रू नहीं होता था। तो कैसे होता था? श्रुति आधारित, सुनाया जाता था आपको एक ज्ञान। जैसे आप ऐसे समझिए डॉक्टर साहब कि आपको पता है कि मैं अपने बेटे को यह बात अगर लिखकर दे दिया तो मेरा कोई एम्प्लॉय भी इस कागज को ले जा सकता है, और क्या पता वो मेरी सारी की सारी ट्रेड सीक्रेट और वो खुद से अगर ले गया तो हमारा तो धंधा ही खत्म। सही कह रहा हूं सर? कुछ चीजें यहीं तक रखनी होती है। यही अपन दोनों की अभी जलेबी पे चर्चा के दौरान बात निकल कर आई कि वो चीजें पब्लिक में नहीं हो सकती। आप अपनों को बताते हैं या जिन्हें काबिल समझते हैं उन्हें बताते हैं। हमने जितना भी ज्ञान अर्जित किया उसे किताबों में नहीं दिया। किताबें हड़ती जा सकती थी, किताबों को छीना जा सकता था, जलाया जा सकता, जलाया गया भी। नालंदा का इतिहास आपको यही याद दिलाता है, तक्षशिला का इतिहास यही याद दिलाता है, जलाया गया। मतलब यह है हमने ज्ञान का एक बहुत खूबसूरत स्वरूप पाल लिया था कि हम श्रुति को ज्ञान का आधार मान। इन्वेडर्स आने शुरू हुए, ज्ञान सीमित लोगों तक था। ज्ञानी आदमी की एक फितरत बताता हूं, आप में से जिन्होंने भी धन का संचय किया है उन्होंने एक रूप अपने अंदर और पाया होगा, और वो रूप संभवतया आप एडमिट करें तो एक बार के लिए किसी भी तरह से, या तो हाथ हिलाकर या फिर क्लैपिंग से, जैसे भी हो आप मुझे बताइएगा। वो ये है, जिसके पास ज्ञान है ना तत्काल व्यवधान में नहीं फंसता। क्यों नहीं फंसता पहले वो मैं बताता हूं। वो झगड़े को तो सबसे एंड में ले जाता है। ज्ञानी आदमी को अगर कोई लूटने आता है, बंदूक की नोक पर पैसे मांगने आता है, ज्ञानी आदमी प्रेफर करता है पैसे चाहिए बेटा, तेरे बेटे का भी नाम लिखा, मैं उसका भी एडमिशन करा देता हूं, ये पकड़ ले जा। उसे पता है मेरे जान की कीमत इतनी है कि ये जो मुझसे अब लेके जा रहा है इससे मैं 10 टाइम्स ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन अभी नहीं मैं फसाद में फंसूंगा। अज्ञानी की क्या है? कहावत है हमारे राजस्थान में, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले खे घूसा खेला। अगर आप में अज्ञान प्राथमिकता पर है तो आप इस बात पर बहस करने लग जाएंगे कि तुम मुझसे पैसे मांग क्यों रहा है, मैं क्यों दूंगा तेरे को पैसे। बोले नहीं, मैं तेरे सामने बंदूक लगा के रखूं, गोली मार दूंगा, मार दे, मैं तेरे को पैसे नहीं। आप मिलिए किसी व्यापारी से, पैसे मांग रहा है बेटे, हाँ मां बीमार है, उसको भी इमोशनल कर देगा, उसको इतना इमोशनल कर देगा कि हो सकता है थोड़ी देर बाद रोजगार ऑफर कर दे कि ये तो पैसे ले जा, बाद में और बताना चाहिए। वो उसको रिसोर्स बना लेता है। बुद्धिजीवी आदमी चीजों को रिसोर्स बनाना जानता। अब हम वापस लौटते हैं वेद पे। हम लोगों ने वैदिक ज्ञान लिया, हमने वैदिक ज्ञान के अंदर चिकित्सा सीखी, हमने निर्माण सीखा, वास्तु सीखा, हमने तमाम खगोल सीखा। सब कुछ पश्चिम में देखें तो आपको हिंदू कुश की पहाड़ियां दिखेंगी, जिनके दर्रों में से निकलकर भारत के व्यापारी चीन का सिल्क लेकर के वाया तुर्की कुस्तुनतुनिया को क्रॉस करके यूरोप में एंट्री कर, हम यहां से बढ़िया सिल्क मसाले लेकर जाते थे और बदले में माल बेचकर गोल्ड लेकर आते। और ये जो भूखे नंगे लोग थे जो अफगानिस्तान में आज है, तुर्की में जो लोग हैं आज भी, अगर मेरी बात पर आपको वास्ता ना हो कि यार कुछ भी बोल रहा है, मैं इतना जरूर आपके सामने कह सकता हूं कि मैंने अगर सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्वालिफाई किए, अशोक स्तंभ कंधे पर रख करके फिर उसको हाथ जोड़ा है, पढ़ा तो हूं मैं। बात ये कह सकता हूं कि आप इसको रिलेबल गूगल पर ये सर्च करके कि यार अफगानिस्तान का मैप दिखता कैसे, आप ऑब्जर्व करिएगा तो अफगानिस्तान की तस्वीरों में पौधा एक नहीं दिखेगा। आप और हमारी तो संस्कृति ही नदियों के किनारे और पानी के किनारे बसी है साहब। कोलकाता हुगली के किनारे बसा है तो दिल्ली यमुना के किनारे बसा है, मुंबई समुद्र के किनारे बसा है तो चेन्नई समुद्र के किनारे। कोइंसिडेंशियली पैदा हो गए, बीच में वहां पैदा हो गए कि किसी अमीर आदमी के घर के आगे अगर आपकी चाय की थड़ी भी है तो वैल्यू बढ़ जाती कि कम से कम अंदर की बातें पता चले। अफगानिस्तान को आज तक किस बात का फायदा मिला? पाकिस्तान को आज तक किस बात का फायदा मिला? लोकेशन का। पाकिस्तान वहां डला जहां से एक तरफ पूर्व में झांको तो चाइना, उत्तर में झांको तो यूएसएसआर। 1991 से पहले तो स्थिति ये थी
आपकी लोकेशन लेकिन एक खास है कि दो पावरफुल देशों के बीच में आप अपनी दुकान लेके बैठे हो। जिस नूर खान एयरबेस पर भारत ने हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में, अमेरिकियों की ऐसी कौन सी नस दब गई तो तुरंत बोले सऊदी वालों को कि तुरंत इंडिया से बात करो, बस 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 हो गया। क्यों भाई? ऐसा क्या सीक्रेट है जो अमेरिकी छुपा रहे हैं आप? सवाल विचार नहीं है साहब। नूर खान एयरबेस को गूगल पर जाकर आप सर्च करिएगा, आप पाएंगे कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एग्जैक्ट वो है जहां से हाथ मारो तो चाइना और हाथ मारो तो सेंट्रल एशिया। अमेरिका ने खरीदा हुआ है पाकिस्तान को साहब, सत्ताओं को पूरी तरह से कब्ज में रखा हुआ है, नब्ज में रखा हुआ है। ऐसे में जब आपने उसी जगह गोला मारा और फिर कहा कि सुनो बात करना हो तो भेज देना, अमेरिका नैरेटिव वॉर चलाता है जनाब। उसको पता था कि नूर खान अगर ज्यादा चर्चा में आ गया तो अमेरिका की चली जाएगी। ट्रंप ढपली की तरह बजने लगा, मैंने सीज फायर करा, मैंने सीज फायर करा। अबे तुम्हारे उस सीक्रेट लोकेशन पर इन्हें गोला मार दिया तो तुम नहीं समझे थे कि यहां पर यह गोला मार दिया। ये वो बातें हैं जो डिकोड नहीं की जाती हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें जानते सब हैं, मानते सब हैं, कहते नहीं। दुनिया का उपयोग ही ऐसे किया गया। भारत आज तक अमेरिका का कोई सहयोगी क्यों नहीं बनकर आया? आज तक अमेरिका हमको लेकर क्यों परेशान? कई सारे सवाल हैं। वो परेशान इसलिए कि यार तुम इतनी अल्टीमेट लोकेशन पाए हो, पूरा हिंद महासागर में पैर पसार कर बैठे हो, मुझे थोड़ा तो चाइना के ऊपर एज दे दो। भारत ने कहा ना, हम सोने की चिड़िया थे। तो बोले फिर? बोले तुम तो लुटेरे हो, तुम्हारा आने वाला वो भविष्य नहीं है, भविष्य तो हमारा ही। हम सोने की चिड़िया थे, बनेंगे। तुम जितना लूट कर हमें लेकर गए थे, तुम्हें पछाड़ चुके हैं। ब्रिटेन को हम बहुत पहले इकोनॉमी में पछाड़ चुके हैं। हम जाएंगे और जिस गति से हम जा रहे हैं, समय हमारा ही आ रहा है। सोने की चिड़िया पर मैं आपको कहानी सुना रहा था। इस बात को जरा याद करिएगा कि अगर आप मैप को उठाकर देखें तो अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, ये बैरन लैंड्स हैं, खेती बाड़ी नहीं है साहब। यहां जो लोग रहते हैं, इन्होंने अपना निवास ही इसलिए बनाया कि चाइना का माल आएगा। चाइना का माल पहले भी था, तो इसलिए आज भी आप इस बात को लेकर मत चलिएगा कि चीनी सामान को बुरा माना जाए। चाइना पहले के सामान ही बेचता था। व्यापारी हम थे, तो व्यापारी होने पर खुशी मनाई। हम व्यापार उठाते थे, माल उठाया और उस रास्ते निकल करके तुर्की का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर इस्तांबुल स्थित है, कुस्तुनतुनिया कहते हैं उस जगह को, वहां से हम क्रॉस करके यूरोप में माल डंप करते और वहां से पैसा लेकर चले आते। अब पैसा लेकर चले आते तो ये लोग हमें रास्ते में रोकते। क्या लेकर जा रहे हो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको व्यापारी की क्या बात बताई। व्यापारी क्या करेगा? चल बेटे, हम उसको ड्यूटी और देके आएंगे। क्या ड्यूटी देंगे कि देख, अब मेरा कोई आदमी आए उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे होता है कि नहीं होता ऐसा? मेरे 4 लोग पीछे आ रहे, मैंने तेरे को दे दिया। ये जो हम कहते हैं ना हफ्ता वसूली के 4 लोग घूमते हैं, मैं तो कई बार मानता हूं कि व्यापारियों ने ही पैदा भी किया हुआ है उनको कि ठीक है, तू एक लेता रहेगा तो 4 और जो भौंकने आएंगे उनको तू सेटल कर लेगा। हम सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर चूज करते हैं उस रास्ते का। वो उपद्रवी तत्व भी हो सकता है। देखिए, जहां पैसा है वहां अपराध भी आता ही, अपराधियों को भी कमाना है ना। तो ये अपराधी थे, वसूली करते, पैसा मांगते, पैसा पकड़ाया, चलो बांट दिया बांट दिया बांट दिया। लेकिन कई बार चींटी चीनी के रास्ते में पड़े दानों पर ही नहीं होती है, तो फिर वो चीनी की बोरी में भी हो जाती है। क्या आप मानेंगे इस बात को? चींटी उस रास्ते रास्ते पहुंचते पहुंचते बोरी तक भी पहुंच जाती है कि अरे ये थी बोरी। तो अगर आप भारत पर आए इन्वेडर्स को देखें, वो सारे इन्वेडर्स दिल्ली तक ही पहुंचते थे और इतने मालामाल हो जाते थे कि आप इसमें तो पुश्ते खा लेंगे हमारी। जो रास्ते में हम टोकन, अशर्फियां, बिस्किट, गोल्ड के लूट रहे हैं, वो सब तो पेट भरने तक रास्ते में ही काम आ गए। अब दिल्ली तक पहुंच करके इतना लूट लिए, इतना लूट लिए कि आपको याद होगा, अपने राजस्थान में साहब एक बहुत तगड़ा युद्ध है जिसमें कहते हैं कि विदेशी आक्रांताओं पर गोले भी हमने चांदी के फेंके।
अच्छा, अगर कोई राजस्थान से हो तो बता सकता है। मैं जगह का नाम मिस कर रहा हूं और मैं अपने कमेंट में इसको ऐड भी कर दूंगा, सर्च करके बताओ। हमने एक वॉर में जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हमने गोले भी चांदी के फेंके साहब। वो लोग पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है, गोले कोई चांदी के फेंकता है, भाटे फेंके, कोई पत्थर फेंके, कोई ये चांदी फेंक दे रहे हैं। इतने अमीर थे साहब। इस अमीरी ने उन्हें इतना आकर्षित किया। आप कभी भी इतिहास की कोई घटना उठाकर देखिए, जो मैं ज्ञान की वैदिक संस्कृति आपको बता रहा था, तो ये जो आक्रांता लोग आए, तो एक बात सोचिए, आप विचार कीजिए कि जब कोई आपको लूटने आता है तो फिर वो धीरे धीरे ये समझने का प्रयास करता है ये लोग कमाते कैसे हैं, क्या मैं इस सिस्टम में एंट्री कर सकता हूं। बॉलीवुड की अगर आप किसी भी फिल्म को उठाकर देखें जो अपराधियों पर केंद्रित रही है, उनमें अपराधी सबसे पहले व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम करता है, बाद में वो धंधे में अपना पत्ता डाल देता है कि 10% साहब अपना, अब पूरे धंधे में इतना % अपना। अपराध ऐसे ही पनपता है। हमारा डर अपराधियों को जगह देता चला जाता है। इसको खत्म करने के बाद लेता हूं। ऐसे में अगर ये जब परिस्थितियां भारत के साथ बनी, इन्वेडर्स भारत के साथ आए, हमारा माल लूट कर जाने लगे, तो कई इन्वेडर्स ने भारत पर राज करना ही सोने की तिजोरी को पकड़ के रखना समझ लिया, और यहीं से मध्यकालीन भारत शुरू हुआ। हमारा जो वैदिक ज्ञान था, जिससे हम बढ़िया से अपनी चीजों को कर रहे थे, जिसको ज्ञान लेना है ज्ञान ले रहा है, जो डिफेंस ले रहा है डिफेंस ले रहा है, जो व्यापार कर रहा है व्यापार कर रहा है, श्रम करने वाला श्रम कर रहा है, आक्रांताओं ने उनको पकड़ लिया कि अरे नहीं भाई, इनको पहले तो मिटाओ, इनकी थॉट प्रोसेस मिटाओ, ये कमाते कैसे। आपको याद होना चाहिए, मैं जब भी कोई बात बोल रहा हूं इसका रेफरेंस के साथ में देखा चलता हूं। मैं जिस सिल्क रूट की बात कर रहा हूं कि हम सिल्क बेचने जाते थे, आज चीन उसी को ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है। चीन उसे ही ओल्ड सिल्क रूट कहता है, और चीन उन्हीं रास्तों को फिर से चालू कर रहा है वापस से। इसलिए उसने ये जो पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ईरान के थ्रू होकर अफगानिस्तान के थ्रू होकर जो ये रास्ता तलाश रहा है, ये ओल्ड सिल्क रूट है। तो मेरी बात विदाउट एविडेंस नहीं है साहब, ये आज भी प्रमाणित बात है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। तो फिर हम क्या माने, हमारे नॉलेज को मिटाने का प्रयास किया गया। अब आप कहेंगे तो नॉलेज तो लिखा ही नहीं गया था, मिटाओगे किस चीज को। लिखा गया पोस्ट वैदिक काल, क्योंकि जितने लोग हमारे ऊपर आक्रमण करना आना शुरू हुए, उनके पास तो सूत्र लूटने के दिए हुए, और उन्होंने हमारी बात को, हमारे नॉलेज को ये कह करके झुटलाना शुरू कर दिया। सुनी सुनाई बात है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या कहा। वेद कैसा ज्ञान था, श्रुति आधारित ज्ञान था, और हमसे क्या कहा जाना शुरू हुआ, सुनी सुनाई बात है, कहीं लिखा हो तो बता। और हम लोग क्या थे, लिखने को मानते थे कि नहीं ज्ञान चला जाएगा। हम लिखने को अवॉइड एक और कारण से भी करते थे कि यह ज्ञान ऐसा है कि जिसके पास पड़ा उसका इंटरप्रिटेशन उस चीज को बदल देगा, दूसरा हो सकता। रामायण की एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस पर हमारे देश में पिछले चुनावों से पहले काफी विवाद हुआ, क्योंकि साहब उसमें ताड़ना शब्द लिखा है। जिसके पास जितना ज्ञान, उसने ताड़ना को उतना ही समझा। उसने तो यह तक समझ लिया कि महिलाएं, शूद्र, इन सबको मारा जाए। क्यों? ज्ञान का अभाव। कल मैं किसी बुद्धिजीवी के साथ बैठा था, गांधी जी पर भी ऐसे ही एक विमर्श शुरू हुआ, और उस विमर्श में यह हुआ कि आजकल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक छोटे से पैराग्राफ में यह प्रूव कर देती है कि गांधी जी तो राष्ट्रवादी थे ही नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे? ज्ञान में जो लिखित ज्ञान है उसे आप कंक्लूड करने अगर निकलते हैं तो वो अज्ञान से ज्यादा नुकसानदायक है। आप इस बात को महसूस कीजिए। लिखित ज्ञान में आप पहले अपनी तरफ से क्यूरोसिटी पैदा करते हैं, प्राप्त सूचनाओं को सामने वाले के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसी रूप में मोल्ड करते हैं। तर्क वो जो समयातीत हो, यानी कि आज के समय पर हो या थोड़े कंटेम्परेरी हो, उन्हें ऐड करते हैं और खट से परोस देते हैं, और आपको लगता है यही तो सत्य है, और वो हमें एकदम सत्य लगने लगता है। हमें लगने लगता है ओहो
गांधी जी जब देश में विभाजन हो रहा था तब तो उन बस्तियों में जाकर के मौन रख लिए थे जहां पे इस्लाम मानने वाले रहते थे। अरे यार, ये आदमी तो बिल्कुल नहीं था देश का प्रेमी। गांधी जी को समझने के लिए साहब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, विदेशों में ना जाने कितने लोग जिंदगी बिता दिए कि उस आदमी का थॉट प्रोसेस क्या था। और आप कहते हैं कि मैंने एक व्हाट्सएप से समझ लिया कि गांधी जी राष्ट्रवादी। खैर, गांधी जी की एक विषय है साहब, कभी बोलने का मौका दीजिएगा कुछ पर आएंगे। फिर से मैं लौटता हूं, ये मास्टरों के साथ दिक्कत होती है साहब, विषय करके और किसी का दूर से ऑफिसर सिंदूर से अपने कहीं पहुंच गए। लेकिन मैंने आपके सारे सवाल कवर कर दिए। मेरी सिंदूर का इफेक्ट और वो सीज फायर वहीं पर लैंड हो गए वो। तो कुल मिलाकर के जब हम देश के इतिहास में वैदिक संस्कृति से लिखित संस्कृति पर जाते हैं और ये पाते हैं कि हमारे लिखित ज्ञान को मिटाने का प्रयास हुआ, वो लिखने की मजबूरी पैदा करने वाले आक्रांता थे। उन्होंने हमें लिखने के लिए मजबूर किया, हम उनकी तरह लिखना शुरू हुए। ऐसा नहीं है कि हमने शिलालेख नहीं लिखे, भित्तिलेख नहीं लिखे, कि ताम्रपत्र नहीं लिखे, लिखे, किसी के शौर्य गाथा में लिखे। हमने ज्ञान नहीं लिखा। हमने ये नहीं लिखा कि आप हमसे ये सीख लोगे कि बताओ ये ऐसा है। आज भी बहुत सी खोज ऐसी है जिनके बारे में हम ये बोलते हैं कि हमारे यहां तो पहले से पता था, हमारी हनुमान चालीसा में बता रखा था कि धरती से सूरज की दूरी कितनी है? लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं, ठीक है, तुम ज्यादा विधिक रूप से लिख कर बैठे हो, हम लिख कर नहीं बैठे। मतलब हमें प्रेरित किया किसी दूसरे ने कि लिखो, पहले लिखवाया फिर जलाया, उसके बाद बीच में हमारा आत्मविश्वास इतना खो गया कि हमें लगा कि हमारा लिखित साहित्य मिट गया। मिडाइवल इंडिया के बारे में एक ही तो लाइन कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ाया जाता है वो आक्रांता है। मुगल्स आए थे, तुर्क आए थे, ये सब आए थे, इनने ये बनाया, इनने ये बनाया, इनने ये बनाया। पीछे ऐसा लगता है कि हम तो प्रकट ही 500-800 साल पहले हुए हैं, उससे पहले तो इंसानी सभ्यता थी ही नहीं। ये जो कालखंड था ना, इसने हम पर इतना गहरा असर दिया साहब कि हमारा आत्मविश्वास हिल गया। और जब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ क्या हुआ, ये आत्मविश्वास की कमी है कि ट्रंप जब 14 बार झूठ बोलता है तो गोबलस की थ्योरी, जो हिटलर के साथ रहने वाला एक राजनेता था, वो सिद्ध हो जाती है। यस, गोबलस क्या था मैं आपको बताता हूं साहब, फिर कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। जर्मनी के अंदर हिटलर नैरेटिववादी आदमी था, वो नैरेटिव बनाता था और उस नैरेटिव के लिए उसने एक आदमी साथ रखा हुआ था और वो आदमी केवल एक काम करता था कि झूठ इतनी बार कन्विंसिंगली बोलो कि वो सच लगने लगे। माइकल गोबलस नाम था उसका। और गोबलस थ्योरी आज भी मीडिया में बहुत ज्यादा यूज की जाती है कि अगर झूठ भी हमें इतने देश चिल्ला दो, देश को लगे यही सही है। गोबलस सिंड्रोम हो चुका है। हमको आज उसी से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो व्यक्ति बार बार बोल रहा है, 14वीं बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर करा है। हमको क्या लगने लगा? भारत बोल नहीं रहा है, लग रहा है इसी ने करा होगा। साहब, भारत ने जितनी संजीदगी से इस मिशन को किया था, देखकर तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन में यह पढ़ाया जाएगा कि भारत ने कैसे सिस्टमैटिक अंदाज में एक एक काम को अंजाम दिया। आप देखिए, 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। हमारे प्रधानमंत्री सऊदी की यात्रा पर होते हैं, वो बीच रास्ते लौटते हैं। पहले मिले, निकले कि साहब देश में आपातकाल, देश को इमरजेंसी है, मेरी जरूरत है, मुझे चलना चाहिए। वो लौटते हैं, उतरते ही उनको एनएसए मिलते हैं, विदेश सेक्रेटरी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जाते हैं। एक राष्ट्र अध्यक्ष को यही करना भी होता है, सीपे सलाहकारों से बैठ के बात करनी होती है कि क्या किया जाए, स्थिति क्या है। सारी चीजों को देखा जाता है कि ये अचानक जो हम पर थोप दिया गया घटनाक्रम है, इसका हम कर क्या सकते हैं। देखा गया, सब देशों को बताया गया कि ये हमारे ऊपर थोपा गया है। हम इस बार इस मूड में नहीं है कि आप आएंगे और हम पर आतंकी हमला करेंगे, सिंदूर पहुंच कर चले जाएं। और ये तो गलती मत कर देना कि जाओ और मोदी को बता दो, ये गलती तो करनी है। ये तो पूछ ही मत लेना कि तेरा नाम क्या है ना, ये गलती मत करना। इस बार वो गलती की थी आतंकियों ने, पैगाम देने का प्रयास किया था। हमने वो पैगाम लिया, हमने सबको वो मैसेज भेजा और इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उस दौरान घटी हुई
सारी घटनाओं को अगर आप सिलसिलेवार तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के विदेश मंत्रालय ने सबको, दुनिया में जितने भी धड़े थे उनको कॉल करके बताया कि सर हम पर आतंकी हमला हुआ है, और हम यूएन के एक अच्छे राष्ट्र होने के नाते, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर संस्थापक देश होने के नाते ये जिम्मेदारी मानते हैं कि आपको बताएं कि हम पर अनवांटेड काम हुआ है। हम लेकिन साहब इस बार मूड में नहीं। इस बार हम आपको डोजियर नहीं सौंपेंगे कि आतंकी क्या पहनकर आए थे, क्या लेकर आए थे, कहां की करेंसी थी, कहां का फोन था, कहां की राइफल थी, नहीं बताएंगे कुछ भी। हम पर हुआ है, हमने इतने सालों में यही सीखा है कि ये तुम ही हो करने वाले, और किसी की जरूरत नहीं। इस बार हमने किसी को डोजियर नहीं सौंपा। पाकिस्तान पुराने आदत से पीड़ित था, उसने क्या किया, सब जगह तुरंत अगर ऐसा हुआ है तो भारत प्रमाण दे, क्योंकि हम पहले कर चुके थे। हम मुंबई हमलों के बाद में दुनिया के सामने प्रमाण प्रेषित किए थे। कसाब का इंटरव्यू हम लाइव करवाए थे, बुलवाए थे कि बोल कसाब के भी पाकिस्तान से आया, और पाकिस्तान हम अपनी टीम भेजेंगे कि पता नहीं कहां से निकल कर आ गया, हमने तो नहीं भेजा। इस बार हम इतना मूड में नहीं आ। हमने अपनी तरफ से पाकिस्तान को संदेश क्या दिया कि देखो भैया, ये तुम्हारी थॉट थी कि तुम हम पर हमला करोगे और हम तुम्हें प्रमाण देंगे। इस बार प्रमाण नहीं, इस बार जवाब है, और हमने जवाब की पूरी पटकथा लिखी, पूरी दुनिया को प्रायर इन्फॉर्म किया। जिस बात पर एक बार विवाद भी हुआ कि जयशंकर साहब ने कहा कि हमने तो इन्फॉर्म किया था कि हम हमला करेंगे। हमारे देश में राजनीतिक बयानबाजी हुई इस बात पर कि ये कैसा हमला हुआ कि आप बता के कर रहे हो। अरे इसको भैया, इसी को तो राठौड़ी कहते हैं कि सुनो तुम्हें मारने आएंगे, बच सको तो बचना। बिना बताए तो आतंकी आते हैं, आधी रात को आते हैं, छुप कर आते हैं। सुना है ना बिलावल भुट्टो का डायलॉग। और यार वो नहीं, हम बताकर आएंगे कि तुम्हें मारने आ रहे हैं। और रात को क्यों मारने आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो को यह जवाब सीधा पहुंच जाए, क्योंकि तुम रात को सोने अपने बिल में आओगे। दिन में पता नहीं, तुम्हारे यहां पर एक एक घर में बहुत से लोग रहते हैं, कोई पंचर गाट रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, पता नहीं कहां होगे। तुम रात को आओगे, एक जगह पाए जाओगे, इसलिए हम रात को आए। एक बार में ही 100-200 लोगों को निपटाएंगे हम, इसलिए रात को आए। दिन में पता नहीं तुम कहां होगे, इसलिए रात को। अब सवाल था कि भारत ने तय कर लिया था। अब हम इस बात को रिलेट करिएगा साहब अमेरिका के उस स्टैंड से, जिस अमेरिका ने इस बात का डर पाल रखा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। उस न्यूक्लियर बम बना लेगा के डर में वो 6 बार नेगोशिएट कर चुका है कि भैया बातचीत तो कर लो, कि तुम बम नहीं बनाओगे ये तो बोल दो। वो कह रहे ना, मैं नहीं कर रहा बात, मैं तो बनाऊंगा। वो बम बनाने के नाम पर धमका रहा है, और हम पता है कि इसके पास न्यूक्लियर बम है। हम बिल्कुल जैसे बारात लेकर जाते हैं, गाजे बाजे के साथ इन्फॉर्म करके गए कि मारने आ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे साहब, पाकिस्तान की संसद के अंदर उनके मंत्रियों के बयान है कि 80 हवाई जहाज हवा में उड़े थे। हमारे अंकित इंस्पायर इंडिया, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हमने रात 11:30 बजे सेशन किया था। उस समय लगभग 2 लाख लोग लाइव सुन रहे थे हमें, और हमने उस दिन यह अनाउंस किया था कि आज रात मेहरबान होने वाली। हमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं जैसा, मेरा जैसा कुछ प्राणी ये बता पाया कि आज रात हमला होने वाला है। अरे भाई, सरकार ने आपको सारे संदेश दिए हैं। मैं खुद पहलगाम गया, वहां जाके लोगों से मिला, मैं मिजाज समझ गया कि इस बार ओपन नहीं, उसको ओपन करने का वक्त है। ये लोग कुछ करने वाले हैं। इतना तो साहब आप बीच में लोगों के उठते बैठते हैं तो समझने लगते हैं। जब ये रात की बात थी कि आज रात हमला होगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी इस बात का इंटेलिजेंस होगा? ये थोड़ी है कि उसका आईएसआई जाकर बंद हो गया है, चलो सोते हैं, आप तो ये इंडिया वाले केवल बातें करते हैं। नहीं, उनका भी डिफेंस है भाई। आप इस बात को जानते हुए कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट का सपोर्ट है, उसके पास सारे असले हैं, उसके पास 25 करोड़ की आबादी पर 6 लाख उसके पास में सैनिक हैं। आज हमारे पास 150 करोड़ भारतीयों पर 12 लाख सैनिक हैं। वो 25 करोड़ पर 6 लाख लेकर बैठा है। असली ताकत तो इसे कहते हैं साहब।
हमें ये पता है कि तुम्हारे पास क्या है, हम फिर भी मारने आ रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं कि भारत कमजोर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर विफल हुआ है। मैं कहता हूं साहब कि इतने में तो कोई डड़ा भी फेंक के मार देना तो भी उसको हिम्मत कहा जाता है। आपने तो उनके ठिकाने तबाह किए। तो एक बार के लिए भारत की इस काबिलियत पर ताली होनी चाहिए साहब। अब दूसरा सवाल कि साहब ऑपरेशन सिंदूर तो कर दिया, मार दिए गोले उनके यहां पर घुस करके, लेकिन अमेरिका के कहने पर मान गए, और फिर भारत चुप कैसे रहा अगर यह सच नहीं था तो? अब आइए इसका भी जवाब कर भी देते हैं। एक सिंपल सा सवाल है कि भारत ने जब यह काम किया, इसका ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट आपने देखा? आप सब लोग उन दिनों टीवी पर टिके थे। हमने रात को हमला किया है, कोई बयानबाजी नहीं, सीधा ऑफिशियल लोग बाहर आते हैं, हमारे देश के विदेश सचिव आते हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया को बताई जाएगी। साथ में अपने साथ 2 सेना के अधिकारी लाते हैं, महिला अधिकारी, ताकि यह बताया जाए कि हम महिला सशक्तिकरण, सेना के साथ एक मैसेज कि महिलाओं को भी लगे कि उनका राष्ट्र भक्ति में योगदान, राष्ट्र की सुरक्षा में उनका योगदान, एक महिलाओं के अंदर जज्बा भरने का प्रयास की आज की जो नारी शक्ति है वो ये समझे कि वो भी बॉर्डर की हिफाजत में आती है। आपने वहां से संदेश दिया। संदेश था कि हमने रात को इस तरह से उनके आतंकी ठिकाने नष्ट किए। आप उस संदेश को पकड़िए, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सवाल जो हमसे साहब बहुत पूछा गया कि क्या भारत पीओके नहीं लेगा, क्यों पीओके जाकर के कब्जा नहीं कर लिया? यह बहुत बड़ा सवाल, मेन बात तो सर, ये पॉइंट सवाल अभी यही था, आएगा सर वो सवाल, क्योंकि ये सब रिलेटेड है। तो हमने उस स्टेटमेंट में एक लाइन बोली थी, हमने आतंकियों को आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, हम पर जो हमला करने आए थे, जो लॉन्च पैड थे, उन्हें नष्ट किया। ईरान और इजराइल का डेली चल रहा है, यूएस का डेली स्टेटमेंट आ रहा है, कभी वो 2 हफ्ता रूस के डर से पीछे खिसक रहा है, यहाँ खोमने को हटाने की बात चल रही है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस सब में, ईरान भी अपना दोस्त है, इजराइल भी अपना दोस्त है, और सिंदूर में लोग बोलते हैं इजराइल का बहुत बड़ा अपने साथ सहयोग था, और पाकिस्तान का भी काफी दूर रहा है, मोदी का नेक्स्ट पार्टी हो। तो इन सबको और रिकवर करते कि बिजनेस कम्युनिटी पर कोई कैसे वर्क इफेक्ट में लेना चाहिए, इसमें थोड़ा बैक कर दिए तो। मेरा मत, मतलब मैं जितना मार्केट को देख रहा हूं उसका आंसर तो इतना ही है कि ये युद्ध रुकेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी देश की सरकार भी हर जगह एक ही लाइन बोल रही है कि ये युद्ध का समय नहीं। अमेरिका ने सर्विस सेक्टर के नाम पर दुनिया को टेक्नोलॉजी दी। टेक्नोलॉजी के नाम पर आज चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, सीधे भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स हैं, एप्पल, ये सब टेक्नोलॉजी है, सर्विस का एक्सट्रीम है ये, इसको फोर्थ सेक्टर का उम्र लिया गया। अमेरिका ने सर्विस बेची तो पैसा भी अपरंपार आया। गाय की जय जय जय